सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है भानु। आज हम लोग 16 अप्रैल के टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसके थ्रू हम आज की सारी न्यूज, आर्टिकल्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन पूरी कवर करेंगे। तो ये पूरा होलिस्टिक वीडियो होने वाला है आज की सारी खबरें और प्रॉबल क्वेश्चंस के लिए। फॉलो करिएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट था, फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ज्योमेट्री हमने शुरू कर दिया है और अगला टॉपिक उसमें ट्राइंगल्स है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूं मैं। ज्योमेट्री में सबसे मुश्किल 4 पॉइंट्स होते हैं। कौन से 4 पॉइंट्स? सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर। ये याद ही नहीं होते, बचपन से कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपके सामने लाऊंगा, आपको पूरा लाइव भर के लिए समझ में आ जाएगा और आप हर क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका वेट करिएगा। और अरिथमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो मैं बना ही रहा हूं, वो भी जल्दी लाऊंगा। और जनरल स्टडीज में हमारा अगला वीडियो इंडियन इकोनॉमी का होगा। उससे क्वेश्चंस अभी अंडर फॉर्मेशन है, तो बस एक दो दिनों के अंदर आपको ये तीनों वीडियोस मिल जाएंगे। और मैं इस वीडियो के जस्ट बाद प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, ताकि आप में से कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि थोड़ा वीडियो सेग्रीगेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं पूरी प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉलो करते रहिए। अभी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला सवाल। आप जानते हैं कि अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ के लिए जो फंडिंग थी वो थोड़ा होल्ड पे रखी है। रीजन अभी बताऊंगा मैं आपको, ऐसा आपने सुना भी होगा। तो उसी पे पहला सवाल देख लीजिए कि डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? देखिए, डब्ल्यूएचओ यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, पर यूएन के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से एक ऑर्गन का पार्ट है डब्ल्यूएचओ। अब वो कौन सा ऑर्गन है जिसके अंदर ये एजेंसी आती है, ये आपको बताना है। आंसर है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या पेरेंट ऑर्गन डब्ल्यूएचओ का। डब्ल्यूएचओ यूनेस्को को रिपोर्ट करती है। यूनेस्को के अंदर बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो इनको रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आईएमएफ करता है। उसके बाद आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर डब्ल्यूआईपीओ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएमओ जो होता है। बहुत सारी 10-15 कम से कम एजेंसी हैं जो रिपोर्ट करती है यूनेस्को को। ठीक है, इंक्लूडिंग आईएमएफ ऑल्सो। उसमें से डब्ल्यूएचओ भी आता है। तो ध्यान रखिएगा, पेरेंट वाले का नाम बहुत आता नहीं है, बट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। ठीक है, पेपर में नहीं मिलेगी चीज आपको। सेकंड क्वेश्चन, फिर मैं उस आर्टिकल की बात करता हूं जिसकी मैं अभी पूरे जहां से क्वेश्चन लाया हूं। सेकंड, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूएचओ? इसका आंसर है जेनीवा। स्विट्जरलैंड में एक शहर है जेनीवा, वहां पे डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब ये पूरी खबरें कहां से आ रही है? इस आर्टिकल से आ रही है। तो दिस इज फ्रॉम द हिंदी न्यूज़पेपर। यूएस फ्रीजेस डब्ल्यूएचओ फंडिंग ओवर कोरोना वायरस क्राइसिस। तो ट्रंप ने ये बोला है, उनको ये गुस्सा है, यहां लिखा है दैट उन्होंने, वो पूरा रिव्यू करेंगे रोल और फंडिंग कितनी रोकी हो, यहां पे लिखा होगा, हाँ, $400 मिलियन। और उनका प्रॉब्लम ये, उन्होंने ये बोला है दैट डब्ल्यूएचओ सीवियरली मिसमैनेज्ड एंड कवर्ड अप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, एंड the outbreak could have been contained with very little death if WHO had accurately assessed the situation in China। तो एक पूरा ग्लोबल यहाँ पे कोल्ड वॉर सी चल रही है। ये बातें सही और गलत दोनों हो सकती है, वी डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट, बट इसकी पूरी ये लोग इंक्वायरी करवाएंगे यूएस वाले, तब कुछ सोचेंगे। ठीक है, ऑल्दो चाइना ने इस डिसीजन को अपोज किया है। तो उन्होंने बोला है कि नहीं, ये डिसीजन डब्ल्यूएचओ की कैपेसिटी को अंडरमाइन करेगा और इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो हो रहा है कोरोना वायरस के अगेंस्ट उसे वीक करेगा। ये पूरी कहानी है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल बात, इसका एक कंटिन्यूड आर्टिकल है पेपर में ही, हो रहा ये, जिसमें पूरा सबके रिएक्शन लिखे। इंडिया ने बहुत साफ साफ बोल दिया, बहुत अच्छा रिएक्शन लगा मुझे। तो एट प्रेजेंट इंडिया ने बोला है, आवर एफर्ट्स एंड अटेंशन आर फुली फोकस्ड ऑन डीलिंग विद द कोविड-19 पैंडेमिक। हम इंटरनली डोमेस्टिकली अभी पूरा कोरोना वायरस संभाल रहे हैं, हमारे पास इन सब चीजों पे कमेंट करने का टाइम नहीं। बिल्कुल सही है, बैलेंस पोजीशन है, क्योंकि इससे पंगा लिया जाए इस टाइम पे। ठीक है, अब यहां पे ये सबके बिल गेट्स का रिएक्शन सब दिया हुआ, पढ़ लीजिएगा आप। ये चीज काम की है जो लास्ट पैराग्राफ में लिखी है, दैट हम जो बार बार फंडिंग की बातें कर रहे हैं वो एक्चुअली हो कैसे रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़िए यहां पे। ठीक है, सो डब्ल्यूएचओ बजट इज फंडेड बाय अ मिक्स ऑफ, अब दो चीजें होती हैं, असेस्ड कंट्रीब्यूशन और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। असेस्ड कंट्रीब्यूशन वो होता है जो फाइनेंशियल सपोर्ट मेंबर कंट्रीज से आता है ऑफ द वर्ल्ड बॉडी, एंड दिस इज डिटरमाइंड विद रिलेटिव टू मेंबर स्टेट्स वेल्थ एंड पॉपुलेशन। तो जो उस स्टेट की वेल्थ और पॉपुलेशन है उसके हिसाब से यहां पे डिसाइड होता है असेस्ड कंट्रीब्यूशन। बाकी कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी, मतलब अपनी मर्जी से भी हो सकता है। ठीक है, और यहां पे देखिएगा, अब प्रॉब्लम यह है जो आप कई क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू में भी यूज कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ये क्लेम कर रहा है कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर स्टेट जो है वो ओवर द ईयर डिक्लाइन हुआ है। तो इस कारण से जो असेस्ड कंट्रीब्यूशन है वो 1/4 से भी कम हो गया है। ठीक है, एंड ज्यादातर रिसोर्सेज जो रेस्ट है, मतलब 75%, 3/4 के आसपास,
वो वॉलेंटरी डोनेशन से आ रहे हैं। और मेजर यूरोपियन इकोनॉमीज आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। काफी फैक्ट्स मिल गए आपको कि फंडिंग दो तरह की होती है, असिस्ट और वॉलेंटरी। असिस्ट मेंबर कंट्रीज देती हैं, जिसमें उनकी पॉपुलेशन और वेल्थ को देख के डिसाइड करते हैं। वो काफी कम हो रही है, 1/4 तक आ चुकी है, और बाकी 3/4 कहां से आता है? वॉलेंटरी। और यूरोपियन मेजर कंट्रीज जो है वो काफी बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो ये जानकारी डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड क्वेश्चंस, चाहे सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, या डिस्कशन हो, या जीडीओ इंटरव्यूज के लिए बहुत ही असेंशियल है। वरना आप बोला है हाँ फंडिंग यूएस ने काट ली, तो क्या पूछेगा आपसे? बताओ फंडिंग कहां से आती है, तब आप ब्लैंक नहीं हो सकते, पता होना चाहिए, वो इस आर्टिकल में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन। सो कोविड एक्चुअली लॉकडाउन के कुछ स्पेशल जो भी एग्जेम्पशंस और एडिशनल डिटेलिंग आई है कल, तो उसी में बात कही गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल। कोविड 19 हॉटस्पॉट जो डिफाइन करते हैं, हॉटस्पॉट वर्ड बहुत कॉमनली यूज हो रहा है, तो सवाल है कि देखिए हॉटस्पॉट की डेफिनेशन स्टैंडर्ड नहीं होती, इट्स अ कॉन्सेप्ट, जहां समस्या बड़ी हो। ठीक है, पर हमारी कंट्री ने एज ऑफ नाउ कुछ डिफाइन किया है, उसको देख लेते हैं। डेफिनेशंस ग्रेजुअली बदल सकती हैं प्रॉब्लम सीवियर होने पर या कम होने पर अभी देख लेते हैं। सो कोविड 19 हॉटस्पॉट इज डिफाइंड एज अ प्लेस विद, हॉटस्पॉट किसे बोलते हैं? आंसर देख लीजिए, इधर ए और बी। ए और बी में से कुछ भी हो जाए तो हॉटस्पॉट बोलेंगे। ए क्या है? मतलब यदि किसी एरिया में कम से कम 15 कॉन्फर्म्ड इन्फेक्शन केसेस है कोविड 19 के, या फिर उस एरिया में एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है केसेस में, इनमें से कोई भी एक हो जाए या दोनों हो जाए, तो फिर मतलब इधर कोई एक भी चलेगा, तो एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, चलिए, ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बताया था कि पहले तो ये देख लो आप, द गवर्नमेंट हैज क्लासिफाइड एवरी डिस्ट्रिक्ट इनटू, अब 3 कैटेगरी बनाई है, हॉटस्पॉट, पोटेंशियल हॉटस्पॉट या ग्रीन जोन। हॉटस्पॉट 170 डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं और 207 डिस्ट्रिक्ट्स पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हैं, बाकी ग्रीन जोन में आएंगे। ठीक है, अब इसमें जो 170 हॉटस्पॉट बने हैं उनको डिफाइन कैसे कर रहे हैं? प्लेसेस विद एटलीस्ट 15 कॉन्फर्म्ड इन्फेक्शंस और वेयर देयर वाज एन एक्सपोनेंशियल राइज इन केसेस। तो जहां पे एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है या हो चुका है, या जहां कम से कम 15 केसेस है वहां पे। और पोटेंशियल हॉटस्पॉट 207 है, ये लव अग्रवाल जी ने बोला है, हु इज जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो शाम को 4 बजे हर दिन जो आपको बीच में बैठे रहते हैं इंसान, वो बहुत अच्छी तरह से पूरी सिचुएशन समझाते हैं। उन्हीं का नाम है लव अग्रवाल। ठीक है, बाकी कुछ ऑफिसर्स भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, आप रोज देखते होंगे उस चीज को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मॉनसून का प्रेडिक्शन दे दिया है, पेपर में आज मिलेगा क्योंकि प्रेडिक्शन कल दिया है, उस पर बहुत जरूरी सवाल बनते हैं। चलिए देखते हैं। एज पर द रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स नॉर्मल रेनफॉल? तो हिंदुस्तान में नॉर्मल रेनफॉल किसे बोला जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर है 88 सेंटीमीटर्स। पहले ये 89 सेंटीमीटर था, इस साल 1 सेंटीमीटर कम करके 88 सेंटीमीटर रेनफॉल को हमारे देश में नॉर्मल बोला जाएगा। अब एक आर्टिकल देख लीजिए, उससे पहले 2 क्वेश्चन थे आईएमडी पे, वो कर लो, फिर इसके बाद आर्टिकल लगा हुआ है। एल नीनो, ये बड़ा खतरनाक फिनोमेना है ज्योग्राफिकल, और इसका इंपैक्ट इंडियन मॉनसून पे क्या होता है ये आपको बताना है। मैं एल नीनो के डिटेल में नहीं जा रहा, वो ज्योग्राफी में जाऊंगा, अभी सिर्फ जीके के एंगल से देख लेते हैं। सो आपको ये बताना है कि एल नीनो जो होता है उसका इंडियन मॉनसून पे क्या फर्क पड़ता है, वो उसे सपोर्ट करता है या उसको हैम्पर करता है, या कोई इंपैक्ट नहीं होता। ठीक, ये इंडिया का फिनोमेना नहीं है, पर इंडिया के मॉनसून को अफेक्ट करता है। आंसर है हैम्पर। एल नीनो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है मॉनसून को, और लकीली इस साल एल नीनो नहीं, मतलब इंपैक्ट बहुत कम है, तो इस साल एल नीनो हमारे मॉनसून को अफेक्ट नहीं करने वाला। ये बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए। ठीक है, हैम्पर करता है। अब सारी बातें देखते हैं, एल नीनो क्या है उसका मैं शॉर्ट में बताऊंगा, और पिछली खबर की बात करते हैं। ये रहा आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर से, वैसे हर पेपर में आज ये फ्रंट पेज न्यूज होगी। ठीक, तो देख लीजिए। सबसे पहले, इंडिया इज लाइकली टू हैव नॉर्मल रेनफॉल विद अ चांस ऑफ अबव नॉर्मल रेनफॉल इन अगस्त एंड सितंबर। ठीक, ये बात देख लो पहले आप काम की। जून और सितंबर में जो रेनफॉल होते हैं, वो टोटल रेनफॉल जो एनुअली इंडिया में होता है उसका 75% होता है। मतलब 3/4 या 75% रेनफॉल जो इंडिया में होती है वो जून से सितंबर के बीच में ही हो जाती है, तभी इसको मानसून मंथ बोलते हैं। पहली जानकारी ये। दूसरी, अब नॉर्मल और नॉर्मल मानसून की बात हुई है, यहाँ पे आईएमडी ने बोला है कि नॉर्मल होगा 2 महीने में, अब नॉर्मल की चांसेस है। अब यहां देखिएगा मेन चीज, आईएमडी इश्यूज 2 स्टेज फोरकास्ट। फोरकास्ट 2 स्टेज का होता है। सो पहला अप्रैल में होता है, जो अभी आ चुका है, जिसके ऊपर ये आर्टिकल है। और दूसरा एक और डिटेल्ड वाला होता है जो मई के लास्ट वीक में आता है, जिसमें ये बताते हैं कि मॉनसून कैसे स्प्रेड करेगा, वो मई के एंड में आएगा। ठीक है, और बाकी देखिए आईएमडी का कॉन्फिडेंस स्टेम्स लार्जली, अब यहां पे मेन चीज पे आ जाइए कि
नॉर्मल मॉनसून क्यों बोल रहा है? बिकॉज देर आर नेग्लिजिबल चांसेस ऑफ एल नीनो। ठीक है, अब एल नीनो क्या है वो भी इसी आर्टिकल में समझा दे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बेसिक समझा दिया। एल नीनो होता है वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक दैट इज एसोसिएटेड विद द ड्राइंग अप ऑफ मॉनसून रेन। तो जो सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन एरिया है वहां पे जब वार्मिंग होती है, इस कारण से हमारा मॉनसून भी ड्राई अप होता है, मॉनसून बहुत वीकन हो जाता है। सो वार्मिंग ऑफ सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक एरिया, ये आपको याद रखना है। दिस इज द क्रिटिकल स्टेटमेंट जो एल नीनो का मतलब होता है। ठीक है, और जब भी ये होता है तो हमारी मॉनसून विंड्स बहुत वीकेंड हो जाती है। इस साल नहीं है, बहुत कमजोर हालत में है, हमारे लिए अच्छी बात है, तो मॉनसून बढ़िया होगा हमारा, क्योंकि एल नीनो वीक है। चलिए आगे देख लीजिए। अब दूसरी जो फैक्चुअल बात थी, आईएमडी हैज आल्सो ऑफिशियली रीडिफाइंड द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स नॉर्मल रेनफॉल बाय 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से कम कर दिया है, अब 88 सेंटीमीटर को नॉर्मल रेनफॉल माना जाएगा। और ये आता कैसे वो देख लीजिए। जो एलपीए होता है, लॉन्ग पीरियड एवरेज जो होता है, जिसमें +5% की एरर हो जाती है। सो वो क्या होता है? रेनफॉल ओवर द कंट्री एज अ होल फॉर द पीरियड ऑफ 1961 से 2010। तो एक बहुत लंबा, मतलब आप मान लीजिए लगभग 50 साल का पीरियड देखा जाता है, तब की एवरेज रेनफॉल को एवरेज या नॉर्मल बताया जाता है। तो एक बहुत 40-50 ईयर्स का ड्यूरेशन है, 50 ईयर्स का पूरा एवरेज निकाल के ये नॉर्मल कैलकुलेशंस जो डेटा आ रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जिसको हम 88 यहां पर बोल रहे हैं। तो देखिए आर्टिकल छोटा सा है बट कितनी सारी इंफॉर्मेशन यहां भरी पड़ी है। और एग्रीकल्चर में मॉनसून और ज्योग्राफी में मॉनसून आता है, तो मॉनसून वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 6 क्वेश्चन के पास। डिफेंस एक्सपोर्ट्स कंपनी एक रोजो बोरॉन एक्सपोर्ट, जिसने $2 मिलियन कमिट करे हैं पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स वो फंड है जो पीएम ने अभी रिसेंटली क्रिएट किया है, जिसमें हम कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए यहाँ पे फंडिंग दे सकते हैं, कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब ये कंपनी जो है डिफेंस एक्सपोर्ट कंपनी, इसने $2 मिलियन कमिट करे हैं कि ये कंट्रीब्यूट करेगा। ये कौन से देश की कंपनी है आपको बताना है। द आंसर इज इट्स अ रशियन कंपनी, रशिया वाली कंपनी है। ये रहा उसका आर्टिकल। सो पहले तो ये देख लीजिए, रोजो बोरॉन एक्सपोर्ट कंपनी है जिसने $2 मिलियन, लगभग 15 करोड़ के आसपास, 15.3 करोड़ के आसपास होता है, टू द फंड। अब यहां प्रॉब्लम है कि ये एक चेंज है, मतलब पहले हम लोग अलाउ नहीं करते थे। सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द इंडियन पॉलिसी ऑन एक्सेप्टिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए पहले बैकग्राउंड क्या है इस पूरी कहानी की। अगस्त 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया था जब उन्हें ऑफर ऑफ एड्स आ रहे थे फ्रॉम सेवरल कंट्रीज। यहां पे कौन सी कंट्रीज है तो देख लीजिए, यहां पे कहीं लिखा था 18 ऑफर ऑफ एड्स, ये कहां पे, हाँ ये रहा, केरला फ्लड्स। ये रीजन मैं आपको बताना चाह रहा था, ये रहा। तो उस टाइम पे जब केरला फ्लड्स आए थे तब हम सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, वो बहुत ही मेजर ट्रेजेडी थी केरला के लिए। वही वर्ड मैं ढूंढ रहा था, मैंने पढ़ा था तो यहां पे है वर्ड। तब कई फॉरेन से हमको फंड्स आए थे, कई कंट्रीज ने हमें सपोर्ट करने के लिए एड दिया था, हमने मना कर दिया था। कहां से आया था? यूएई, कतर, मालदीव्स एक्सेट्रा। उस टाइम गवर्नमेंट ने यह बोला था कि हम लोग डोमेस्टिक एफर्ट से ही पूरी काम यहां पे चला लेंगे, तो बाहर की जरूरत नहीं है। अब तब एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह बोला था कि कंट्रीब्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, तब रिलीफ फंड था, अभी तो पीएम केयर्स नया फंड बना है, एंड द सीएम रिलीफ फंड फ्रॉम एनआरआईज, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड इंटरनेशनल एंटिटी सच एज फाउंडेशन वुड बी वेलकम। तो बाकी लोग ना करें, एनआरआई, पीआईओ और इंटरनेशनल एंटिटीज जैसे फाउंडेशन जो होते हैं ना, वो कर सकते हैं, पर एज सच हमें कंपनीज से कुछ नहीं चाहिए। ये पहले स्टैंड था जब केरला में फ्लड आए थे, 2018 की बात है। पर अब आप देख रहे हैं कंपनीज भी कमिट कर रही हैं, तो थोड़ा चेंज हुआ है पॉलिसी में। उस पर कुछ ऐसा रिप्लाई नहीं है, उन्होंने कुछ मैसेज किया था बट कोई रिप्लाई नहीं आया, तो थोड़ा चेंजेस हो रहे हैं। पर कंपनी कौन से कंट्री की ये पूछ सकते हैं आपसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चले 7 क्वेश्चन पे आ जाइए। नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। इसे कॉन्स्टिट्यूट क्यों करा गया है? देखिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी, इसको एक्ट से बनाया गया है, पर क्यों बनाया गया है? आंसर देख लो पहले, सी आंसर। इसके दो मेन पर्पस होते हैं। पहला, इट प्रोवाइड्स फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और इट ऑर्गेनाइजेस लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स।
कि भाई बहुत सारे केस लंबे खिंचते हैं तो लोक अदालत में जल्दी से एमिकेबली सेटल हो जाएं, उसके लिए तो वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करवाना। देखिए जो हमारे डीपीएसपी होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी सरकार को यह बोला गया है कि आप वीकर सेक्शन को लीगल एड प्रोवाइड करवाएंगे। और लोक अदालत एक और काम क्या करती है, एमिकेबल डिस्प्यूट्स। और लोक अदालत किसके अंडर बनता है, नालसा के अंडर बनता है। ठीक है, तो दोनों रीजन है इसके। आर्टिकल आप देख सकते हैं कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उसने बहुत सारे अंडर ट्रायल जो हैं लोग, उसको देखिए एक्चुअली कोविड 19 की वजह से हमें जेल्स को डीकंजेस्ट करना है, लोगों को कम करना है। तो ऐसे कई अंडर ट्रायल जो लोग थे उनको रिलीज करवाया गया, उनके केसेस लड़के, और कई लोग को बेल वगैरह भी दी जाएगी। तो बेसिकली जो प्रोसेस है खासकर वीके सेक्शन के लिए उसको थोड़ा फास्ट ट्रैक करना, ये काम नालसा अभी कर रही है और काफी इनको सक्सेस यहां पे मिल रही है। ठीक है, अब यहां पे एक जरूरी बात, नालसा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जुडिशियल, मतलब जुडिशरी की फील्ड की बॉडी है, तो थोड़ा इसके बारे में हमें जरूरी बात देखनी पड़ेगी। ये ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी बेसिक्स देख लीजिए। दिस इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, होम पेज है इसका। और यहां पे पहले आप देख लीजिएगा हु इज द पैट्रन इन चीफ। पैट्रन इन चीफ कौन है, शरद अरविंद बोबडे जी, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये है पैट्रन इन चीफ। एंड हु इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, जस्टिस एनवी रमन्ना, ये अभी जज है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, बाकी ऑफिसर्स के नाम यहां पे देख सकते हैं। मेंबर सेक्रेटरीज आलोक अग्रवाल एंड बस मेन ये दो नाम देख लीजिए। अब ये देखिए मेन चीज, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इस पैराग्राफ में पूरा जिस्ट है इसका। द नेशनल, इसको हटा दूं मैं, द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। मतलब ये कौन सी बॉडी हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि ये स्टैट्यूट है, किसी एक्ट से बनती है। ठीक है, किसी एक्ट से बनी है, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, एक्सेट्रा। रीजन देख लीजिए क्यों बनाया था, to provide free legal services to the weaker section of the society and to organize लोक अदालत for amicable settlement of dispute। ये दो मेन रीजन इसके हैं, तो इसको पढ़ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल फैक्चुअल बात मिलेगी आपको यहां से। और जानकारी चाहिए आप पूरी वेबसाइट को डिटेल में पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा जरूर। मेरा तो हर समय कहना है कि जब भी आर्टिकल आता है उसको वैसा ही मत छोड़ दीजिए, डिटेलिंग करने के लिए वेबसाइट पर जाइए, बहुत हेल्प मिलती है उससे। ठीक है, तभी आपकी ए टू जेड फॉरवर्ड और बैक लिंकिंग से तैयारी होती है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन, तब तक मैं अपना पेन इसमें चालू कर लूं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, डेकिन सोल्यूशन। सवाल केमिस्ट्री से है बट इंपॉर्टेंट है। डेकिन सोल्यूशन एक तरह का डिसइंफेक्टेंट है या एंटीसेप्टिक है। ये अभी देखिए आप जानते हैं ना कि सैनिटाइजेशन की बहुत बातें चल रही हैं, डिसइंफेक्टेंट की बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो ये सवाल आज पेपर में ही आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेकिन सोल्यूशन एक तरह का डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक है। व्हाट इज डेकिन सोल्यूशन, इट इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ, किसका सोल्यूशन होता है आपको बताना है, आंसर इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। डिटेल में पूरे स्ट्रक्चर पे मत जाओ, बस नाम याद कर लो, सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसी से बनता है डिसइंफेक्टेंट, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अभी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये है, ये देख लीजिएगा, थोड़ा फोटो को छोटा करना पड़ेगा, यहां ले आता है। ठीक, एक्चुअली बहुत जगह आप देख रहे हो कि डिसइंफेक्टेंट टनल्स बने हुए हैं, पर कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इनसे हार्म भी पहुंच सकता है। और पीजीआईएमईआर, ये जो हॉस्पिटल है ये आई थिंक चंडीगढ़ में है जितना मैंने सुना है, हाँ ये चंडीगढ़ का हॉस्पिटल है, ये आप पहले नाम देख लो इसका। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स ऑफ इंडिया, वैसे आपने सुना ही होगा नाम। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़। ठीक है, तो इस हॉस्पिटल ने कहा है कि इस यहां से पढ़िएगा कि इसके हार्मफुल, अगर देखिए सोडियम हाइपोक्लोराइड से बना रहे हो आप, कॉन्सेंट्रेशन गलती से ज्यादा कर दिया तो हार्मफुल भी हो सकता है, वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब यहां से देख लो, 0.5% सोल्यूशन ऑफ हाइपोक्लोराइड विच इज कॉल्ड डेकिन सोल्यूशन, जहां से क्वेश्चन बनाया मैंने। तो अगर 0.5% सोल्यूशन है किसका, सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो उसको डेकिन सोल्यूशन बोलते हैं। जिसको यूज कैसे करते हैं, डिसइंफेक्टिंग एरियाज कंटेमिनेटेड विद बॉडीली फ्लूइड सच एज लार्ज ब्लड स्पिल्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहां पे ये बोला है हाउएवर, अगर कॉन्सेंट्रेशन हायर हो जाए सोडियम हाइपोक्लोराइड का, मतलब 5% के आसपास, तो फिर नेजल या ऑक्यूलर इरिटेशन या सोर थ्रोट या कफिंग हो सकती है। और अगर ज्यादा हो जाए और स्ट्रॉन्गर, मतलब 10 से 15% ऑफ हाइपोक्लोराइड, तो फिर सीरियस डैमेज टू मल्टीपल ऑर्गन्स, बर्निंग पेन्स, रेडनेस, स्वेलिंग, ब्लिस्टर्स, ये सब भी हो सकते हैं। डैमेज टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स सच एज वेल एज ईसोफेगस, आई डैमेज, स्टमक एक, और बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे बताई गई। ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला है वहां के डॉक्टर्स ने कि डब्ल्यूएचओ ने भी ये बोला है कि डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं वो सरफेस पे अच्छा काम करते हैं, कि आपने सड़क पे डाल दिया, जमीन पे डाल दिया, या फिर किसी बॉडी प्लास्टिक वगैरह पे डाल दिया, बट दे आर नॉट
सो मच इफेक्टिव ऑन ह्यूमन बॉडी और उसे हार्म भी कर सकते हैं. सो यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट टनल्स इज नॉट रिकमेंडेड एज अ प्रिवेंशन मेजर. तो अब ये बात तो बड़ी है. अब इसका टेक्निकल मतलब ये ऑफिशियली गवर्नमेंट नहीं बोल रही है, पर इस इंस्टीट्यूट ने बोला है. इंस्टीट्यूट भी अच्छा है. और ये बातें कौन बोल रहा है? ये बातें कही हैं मिस्टर जे एस ठाकुर ने, हु इज अ चेयरमैन ऑफ कोविड-19 प्रिवेंशन एंड आईईसी कमिटी एट पीजीआईएमआर. ठीक है. अब ये सब बातें हैं, आप बोल तो रहे हैं, अब क्या उसका इम्प्लीकेशन होता है वह काफी जगह देखने को तो मिल रहा है, बट एटलीस्ट कॉन्सेंट्रेशन लिमिटेड रखना बहुत जरूरी है. हमें केयरफुल रहना पड़ेगा. चलिए आगे चलते हैं. इसलिए कहते हैं कि अपने मन से कुछ नहीं करें. जो ऑफिशियल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या मेडिकल प्रैक्टिस जो सर्टिफाइड लोग हैं, हु आर सपोज टू डू दीज थिंग्स, उनको ये करना चाहिए. रैंडमली कोई भी इंसान इस चीज को फॉलो अप ना करे, हार्मफुल हो सकता है. यही बातें उसके लिए बोलते हैं. हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है, कि ऐसा नहीं कि आपने खाना शुरू कर दिया, बिल्कुल भी नहीं, खतरनाक होती है. डॉक्टर्स बोले तभी ये काम करना चाहिए. सेम इज फॉर दिस. आगे चलते हैं. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम बताना है आपको. मोन मून जे इन. फोटो देख लो पहले आप. ये है मून जे इन. मून जे इन, ही इज द प्रेसिडेंट. ठीक है. बाकी किम जोंग यून ये नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है. शिंजो आबे जापान के हैं. एंड जेयर बोल्सोनारो ये ब्राजील के हैं. ठीक है. एक्चुअली आप जानते हैं साउथ कोरिया में सेंट्रल इलेक्शंस हो रहे हैं अभी. वो आपको 4-5 दिन पहले वीडियो में बताया भी था मैंने, कि जहां पे दुनिया की हर छोटी से छोटी एक्टिविटी कैंसिल हो रही है, इन्होंने नेशनल इलेक्शन करवा दिए. बट बहुत केयरफुली करा. ये बात देखने वाली है. मतलब ये नहीं कह रहे कि अच्छी बातें कराना, बट बहुत केयरफुली करा है. सोशल डिस्टेंसिंग, हर जगह टेम्परेचर नाप रहे हैं, बुखार आने पर अलग जगह जाके वोट देना पड़ रहा है. तो बहुत सिस्टमैटिकली इलेक्शंस करवाए हैं. चमत्कार है अपने आप में कि उन्होंने इलेक्शन करवा दी नेशनल वाले से. हमारे लोकसभा के होता है ना प्रेसिडेंट वगैरह, मतलब उनके तो प्रेसिडेंट होता है. तो बहुत हाई लेवल के सेंट्रल इलेक्शन करवा दिए इन लोगों ने. इंप्रेसिव. देखिए अब ऐसा ना हो कि इसके कारण की बीमारी फैल, जैसी कोई खबर तो अभी तक आई नहीं है. वरना कुछ ऐसे इवेंट से कई बार चीजें फैल जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुपिंग इकट्ठी होती है ना इलेक्शन में. फिलहाल तो सब कुछ सेफ है, बट शायद इन्हें डिले कर देना चाहिए मेरे हिसाब से. तो हो गया खैर अब तो. और इनकी पार्टी जीत रही है, अभी लीड में है. फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे अभी, उसका मैं बताऊंगा आपको. सो मून जे इनकी पार्टी अभी थोड़ा लीड पर है. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, दिस वॉज सेटअप अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ये सारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देख सकते हैं आप. आंसर है ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. ये 1961 की ऑर्गेनाइजेशन है. जो ओईसीडी इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक्स की फील्ड में डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं अपने मेंबर स्टेट्स के बीच में. इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, इसी के फ्रेमवर्क के अंडर 1974 में बना था आईईए. आईईए भी एक तरह की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सारे मेंबर स्टेट मिलकर काम करते हैं. 1974 में बनी थी. और 1973 में जो ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आया था, तो 1973 का जो ऑयल क्राइसिस है ना, उसके बाद एक साल बाद आईईए बनी थी अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ओईसीडी. बाकी डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं. ये रहा आर्टिकल. सो आईईए ने ये बोला है कि 2020 में ऑयल डिमांड बहुत, मतलब ह्यूज ड्रॉप होने वाला है उसमें. तो उनकी बाकी फैक्ट्स इनके करने की जरूरत नहीं है. कोई ऑफिशियल, मतलब उन्होंने ऑफिशियली बोला है, बट एक गवर्नमेंट की तरफ से फिगर नहीं आया. पर ट्रेंड समझना चाहिए हमको. हमेशा कहीं पे कोट कर सकते हैं, वो जरूरी है. ठीक है. अब या तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा पूछ सकता है, या फिर उसके इंप्रेशंस, मतलब उन्होंने क्या बोला है. एग्जैक्ट डेटा इसके नहीं पूछेगा. अब इसने बहुत जरूरी बात यह बोली है यहां पे, कि नो आउटपुट कट बाय प्रोड्यूसर्स कैन फुली ऑफसेट द नियर टर्म फॉल फेसिंग द मार्केट. मतलब आप जानते हैं कि ओपेक और ओपेक प्लस वाले लोग मिलकर, फॉर एग्जांपल ओपेक में सऊदी अरेबिया आता है, ओपेक प्लस में 10 कंट्रीज, ओपेक में 14 कंट्रीज है, 10 और मिलती है ओपेक प्लस बनाती हैं, जैसे रशिया ओपेक प्लस में आता है. इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि प्रोडक्शन कट करेंगे क्रूड ऑयल का, जो ऑयल बनता है, क्योंकि डिमांड बहुत कम हो गई है. पर आईईए बोलता है आप कितना भी कट कर लो, पर ड्रॉप इतना ज्यादा होगा कि उसको कंप्लीटली ऑफसेट नहीं कर पाएगा, नुकसान तो होगा. ये उसने कहा है. बाकी उन्होंने बहुत सारे कंपनी से एग्जांपल दिए हैं, सऊदी अरामको एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल है. ठीक है. बस मैं 1 मिनट और लूंगा वाइंड अप करने से पहले, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं इसकी वेबसाइट पे गया था जानकारी लेने के लिए. आप भी जा सकते हैं. मुझे बहुत अच्छी वेबसाइट लगी. तैयारी करने के लिए वेबसाइट्स पे बहुत जाता हूं जो ओरिजिनल वेबसाइट्स होती हैं. दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट. मतलब इनकी वीडियोग्राफी का मैं बहुत बड़ा फैन हो गया, किस एंगल से उन्होंने फोटो लिया है. एंड वेरी वेल मैनेज्ड वेबसाइट. आप देखिएगा, आप देख रहे हैं कहां किस एंगल से लोग फोटो लेते हैं. बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंबर कंट्रीज के नाम. इंडिया इज नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ आईईए, बट इट इज अ एसोसिएट कंट्री. यहाँ पे इंडिया का नाम देख सकते हैं आप. तो ब्राजील, चाइना, इंडोनेशिया, मोरक्को, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, ये एसोसिएशन कंट्रीज है. ठीक है. मेन मेंबर कंट्रीज यहाँ पे लिखी हुई है.
और अगर आपको जानना है और तो आप जान सकते हैं। ये रहा अबाउट वाले पेज में, अबाउट आईई, तो इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए उनके एरिया ऑफ वर्क के बारे में भी, उनके मिशन के बारे में भी सारी जानकारी यहां पे मिल जाएगी। और एक यहां पे आप देख सकते हैं, मैं देख रहा था हिस्ट्री, तो आप 1974 में तो बना था, उसका ईयर लिखा हुआ है, और ये हिस्ट्री आप देख सकते हैं। इस समय देखो ये लिखा हुआ है यहां पे इधर कि 1974 में हुआ था जब पहला ऑयल शॉक, देखिए 1973 और 74 में जो ऑयल क्राइसिस आया था उसके बाद इसको बनाया गया था। ठीक है, ओईसीडी पेरिस, अंडर द अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ओईसीडी और पेरिस में क्रिएशन हुआ था। बाकी आप उसकी जानकारी और पढ़ सकते हैं, बट प्रॉब्ली अ वेरी इंप्रेसिव वेबसाइट। मैं बड़ा इंप्रेस हो गया इस चीज से, आप भी जरूर देखिएगा, आपको अच्छी लगी वेबसाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाकी वीडियोस क्वांट और जीके वाले आते रहेंगे, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने ग्रुप में जरूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।